शेल्टियोन गजा में मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम सैयद हाशम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद के मज़ार पर हमला करके पूरी बस्ती के मुसलमानों को कत्ल कर देता है। सिर्फ एक 8 साल बच्चा याह्या ज़िंदा बचा जो छुप गया था। शहंशाह अमारिक बेलियन को सलाहुद्दीन के पास भेजता है ताकि उन्हें यकीन दिलाया जाए कि इस कत्ल गारत में उनका कोई हाथ नहीं है। बेलियन सलाहुद्दीन को यकीन दिलाता है कि वो उसके साथ मिलकर कातिल को ढूंढेगा। जिंदा बच जाने वाला बच्चा याह्या सलाहुद्दीन को एक निशान बनाकर दिखाता है, मीम के ऊपर सलीब का निशान। बेलियन बताता है ये उन सलीबियों का निशान है जिन्हें बाबा आज़म ने मसीहियत से खारिज कर दिया था। उन्हें शीबू कहा जाता था। बैतुलहम के करीब एक गार में उनकी यादगार मौजूद है। बेलियन सलाहुद्दीन के कहने पर उन्हें उस गार में ले जाता है। कुछ सलीबी फौजी वहां गार में दीवारों के साथ लटके हुए थे। सलाहुद्दीन पूछते हैं ये कौन है? बेलियन बताता है ये सलीबी फौजी हैं और अपनी सज़ा काट रहे हैं। कभी ये जगह मसीहत के बागियों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। तब सलीबी जंगजुओं को यहाँ कैद करते थे जो उनसे गद्दारी करते थे। 3 दिन 3 रातें कैद में रखकर आज़ाद कर दिया जाता था। गार की दीवारों पर कुछ नाम लिखे थे। सलाहुद्दीन पूछते हैं ये नाम किन के हैं? बेलियन बताता है ये नाम उन लोगों के हैं जिनको सजाए मौत दी गई थी। उनमें एक नाम शीबू भी था। वहाँ एक पिलर पर वही निशान कुंदा था। सलाहुद्दीन उसका बगौर मुआयना करते हैं और कहते हैं ये निशान चंद दिन कबल ही खोदा गया है। इसका मतलब है कातिल शीबू की रूह को बुला रहे हैं। बेलियन कहता है ये हम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। सलाहुद्दीन कहते हैं हमें शीबू और उसकी तंजीम के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है। बेलियन कहता है मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो इनके बारे में हमें मालूमात दे सकता है, लेकिन वो बहुत ज़ईफ़ थे। खुदा करे वो ज़िंदा हो। बेलियन सलाहुद्दीन को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। बेलियन और सलाहुद्दीन सारी बात उनको बताते हैं। वो ज़ईफ़ शख्स उन्हें बताता है ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, खुदा को क़यामत बर्पा करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये हमेशा मासूम और बेगुनाह लोगों का खून बहाते हैं। इनका कोई मज़हब नहीं है। सलाहुद्दीन पूछते हैं उनका कायद जो आपने मारा था उसे कहाँ से पकड़ा था? वो बताते हैं एक खानका में। सलाहुद्दीन कहते हैं बेलियन ये प्री प्लान्ड मंसूबा है। अब ये लोग हसास और गैदरिंग प्लेस को निशाना बनाएंगे। सलाहुद्दीन वापस आकर आसिस की ड्यूटी लगाते हैं कि तमाम मदारस, मसाजिद, चर्च, खानकाहों की तफसीलात इकट्ठा करें। तासिस तमाम मुक़द्दस प्लेसेस की लिस्ट सलाहुद्दीन को देते हैं। सलाहुद्दीन हर हसास जगह पर खा वो मसीही हो या मुसलमानों की फ़ौज तैनात कर देते हैं। सेंट हैरीज खानका का पादरी सलाहुद्दीन से ताज़ियत करने आता है। वो बताता है रात को मेरी खानका में कुछ मशकूक सरगर्मियाँ देखी गई हैं और कुछ मशकूक लोगों को देखा गया है। सलाहुद्दीन सेंट पादरी की खानका में जायज़ा लेने के लिए बेलियन के साथ खुद चले जाते हैं। शेल्टियन अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि भूल जाओ तुम मसीही हो, जाओ मसीही खानका पर हमला कर दो। शेल्टियन लोकस से कहता है मुसलमान हमसे बदला नहीं ले सकते। मैंने उनके लिए कुछ निशानात छोड़े हैं। कुछ राज और खौफ अच्छे होते हैं दुश्मन को मसरूफ़ और ज़िंदा रखने के लिए। गार के पिलर पर जो निशान सलाहुद्दीन ने देखा था वो शेल्टियन ही ने कुंदा किया था। लोकस कहता है अमारिक और नूरुद्दीन के दरमियान जंग तो अभी तक नहीं हुई। शेल्टन कहता है अब हम मसीहियों का खून बहाएंगे और फितने को हवा देंगे। सेंट पादरी बच्चों को तालीम दे रहे थे। शेल्टन लोकस को ख़ास हदायत देकर सिपाहियों की क़यादत करने की हदायत करता है। लोकस फ़ौजियों की क़यादत करता है। वो यूं ही खानका पर हमला करते हैं। सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ खानका के एक कमरे से बाहर आ जाते हैं। तमाम तुलबा और पादरियों को खानका के अंदर जाने का हुक्म देते हैं। लोकस को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं तुम्हें किसने भेजा है? अगर सच बोलोगे तो आसान मौत मिलेगी, वरना दर्दनाक मौत दूंगा। लोकस कहता है मुझे शहंशाह अमारिक ने हुक्म दिया था। बेलियन और सलाहुद्दीन एक दूसरे को हैरानगी से देखते हैं। इतने में शेल्टन तीर का निशाना बनाते हुए लोकस को कत्ल कर देता है। लॉर्ड गाय और शेल्टियन सामने आ जाते हैं। सलाहुद्दीन पूछते हैं जब मैं पूछगिछ कर रहा था तो तुमने इसे कत्ल क्यों किया? शेल्टियन कहता है कोई हमारे शहंशाह के ख़िलाफ़ बात करे, उन पर कीचड़ उछाले, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। बेलियन पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लॉर्ड गाय कहता है हम शहंशाह अमारिक के हुक्म से तुम्हारी मदद करने आए हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं एक कातिल ने दूसरे कातिल को कत्ल कर दिया है
ان کا مقصد ہمیں آپس میں لڑانا ہے۔ یہ ایک چال ہے جو مجرم کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ صلاح الدین شیلٹین کو سزا دینا چاہتے ہیں، مگر لارڈ گائے شیلٹین کی حمایت کرتا ہے اور کہتا ہے قاتل ہمارا ہم مذہب تھا، ہم نے اسے مار دیا اور آپ ہم سے لڑنے پر آمادہ ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں حقیقت کو چھپانے کے لیے اسے قتل کیا گیا ہے۔ بیلین کے کہنے پر صلاح الدین اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ صلاح الدین اور بیلین اس معاملے پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ صلاح الدین کا خیال تھا کہ یہ دونوں شہنشاہ عماری کو پھنسانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے غزہ پر حملے میں ان دونوں کا ہاتھ ہو۔ بیلین کہتا ہے تم شام جاؤ، میں قدس جاتا ہوں، کوئی بھی بات میرے علم میں آئی تو یقین کرو سب سے پہلے میں تمہیں اطلاع دوں گا۔ صلاح الدین کہتے ہیں بیلین تم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہو یہ بہت برے لوگ ہیں، ہو نہیں سکتا ان کے ساتھ رہتے ہوئے تمہارا دامن کیچڑ سے آلودہ نہ ہو۔ اگر تم اس گندے کھیل کا حصہ بن گئے ہو تو میں تم سے تعلق کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ ادھر کارا تگن ماضی کی یاد میں سکتے میں چلا جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نور الدین سنگی کو بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ شمسہ یتیم خانے کے ریکارڈ میں لکھے گئے ایڈریس پر اپنی والدہ کو ڈھونڈنے ایک گھر میں داخل ہوتی ہے۔ گھر میں کوئی نہ تھا، اسے ایک فریم ملتا ہے جس پر شمسہ کا نام لکھا تھا۔ وہ خوش ہو جاتی ہے کہ میری ماں زندہ ہے، مگر کچھ دن بعد اسے خبر ملتی ہے کہ وہ انتقال کر چکی ہیں۔ شمسہ اپنی والدہ کی قبر پر جاتی ہے۔ ادھر شہوار اور جوہر سپاہیوں کے ہمراہ سونا نکالنے کے لیے اس شخص کو ساتھ لے کر جس نے درگام کے کہنے پر سونا دفن کیا تھا ان کھنڈرات میں چلے جاتے ہیں تاکہ زمین سے سونے کے صندوق نکالے جا سکیں۔ شہوار بہت خوش تھا کہ اس نے تخت بھی حاصل کر لیا، زنگیوں سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا ہے اور اب کھویا ہوا سونا بھی ملنے جا رہا ہے۔ جوہر کھوجی سے کہتا ہے اگر تم نے ان کھنڈرات سے سونا نہ نکالا تو تمہیں بھاری سزا بھگتنا ہوگی۔ کھوجی کہتا ہے مجھے زمین کا جائزہ لینے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اتنے میں زنگی فوج بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں چھپ جاتے ہیں اور شہوار کی فوج پر حملہ کر دیتے ہیں۔ شہوار اور جوہر شیرکو اور ملک مادود کو دیکھتے ہی جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں۔ شیرکو جوہر اور شہوار کا پیچھا کرتے ہیں مگر انہیں پکڑ نہیں سکتے۔ کھوجی سونے کے صندوق نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیرکو چاہتے ہیں فوج کے ساتھ شہوار پر حملہ کیا جائے مگر ملک مادود کہتے ہیں ہم سونا لینے آئے تھے، وہ ہمیں مل گیا ہے، ہمیں سونا لے کر شام جانا چاہیے، اگلا قدم سلطان کے حکم سے لیا جائے گا۔ وہ سونا لے کر سلطان نور الدین کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ شیرکو کہتے ہیں سلطان شہوار بھاگ گیا، ہم اس کو قتل نہ کر سکے۔ سلطان نور الدین غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تمہیں شہوار کو قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اگر شہوار قتل ہو جاتا تو یہ سونا بھی ہمارے کسی کام کا نہ تھا۔ تم لوگوں نے ابھی تک سیاست نہیں سیکھی، ہمیں مصر کا سونا نہیں بلکہ مصر چاہیے۔ ادھر قاہرہ میں شہوار غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ وہ جوہر سے کہتا ہے یہ کم بخت زنگی ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، سونا نہیں تو لشکر نہیں، لشکر نہیں تو اقتدار بھی نہیں۔ جوہر پوچھتا ہے تو اس صورتحال میں آپ کیا سوچ رہے ہیں وزیر محترم؟ شہوار کہتا ہے ہمیں کوئی اتحادی چاہیے ہوگا۔ جوہر پوچھتا ہے اتحادی کون؟ شہوار کہتا ہے شہنشاہ عماری کو فوری طور پر پیغام بھیجو، ہم اس سے اتحاد کریں گے۔ قاضی فاضل خلیفہ کے پاس جاتے ہیں جو قاہرہ کے شاہی محل میں ایک کمرے میں بند اپنی بیماری سے لڑ رہے تھے۔ قاضی فاضل پوچھتے ہیں خلیفۃ المسلمین کیا وجہ ہے جو آپ کا مرض بڑھتا جا رہا ہے؟ میں پریشان ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں پردے اٹھا کر آپ کا خود معائنہ کروں۔ خلیفہ کہتے ہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے میرا پردہ کھلے، کوئی مجھے اس قدر کمزور حالت میں دیکھے۔ وزیروں کی حصول سلطنت کی کبھی نہ ختم ہونے والی کشمکش اور ہوس، سوچتا ہوں کیوں اور کس مقصد کے لیے نکلے تھے ہم۔ دیکھو تو فاطمی سلطنت زوال کا شکار ہو رہی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ بے بسی ناقابل بیان ہے، طبیبوں کی دوائیں اس کا علاج نہیں کر سکتی۔ قاضی فاضل کہتے ہیں ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، آپ اپنی صحت کا سوچیں، ہم آپ کے لیے ہند سے طبیب بلائیں گے، حتیٰ کہ بغداد سے بھی طبیب بلائیں گے۔ خلیفہ کہتی ہیں اگر اللہ شفا نہ دینا چاہے تو طبیب کیا کریں گے؟ بغداد والے آ کر میرا علاج کریں، یہ ہو نہیں سکتا، وہ درد کے ساتھ ساتھ میرا سب کچھ سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اتنے میں ایک قاصد آتا ہے اور کہتا ہے قاضی فاضل، وزیر شہوار نے آپ کو طلب کیا ہے۔
खलीफा कहते हैं, काजी फाजल, अब तुम्हारे सिवा महल में कोई नहीं बचा जो मेरा हमदर्द और ख्याल रखने वाला हो। काजी फाजल खलीफा को खुदा हाफिज कहते हुए चले जाते हैं। काजी फाजल शहवार के दरबार में पहुंचते हैं। शहवार कहता है, जंगी हमारा खजाना लूट कर ले गए हैं। काजी फाजल कहते हैं, वजीर मुहतरम, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के इवज़ वो ख़जाना जंगियों ही का था। अगर उन्हें इज्जत से दे दिया जाता तो वो कभी ये रास्ता इख्तियार ना करते। शहवार कहता है, तख्त पर बैठकर बहुत से सख्त फैसले करने पड़ते हैं काजी फाजल। बाज़ औक़ात किसी से इत्तेहाद करना पड़ जाता है और बाज़ औक़ात किसी पर तोहमत लगाना पड़ जाती है। काजी फाजल, जंगियों के ख़तरे के ख़ात्मे के लिए मैं सलीबियों के साथ तजारती शराकत दारी कर रहा हूँ। तुम इसके लिए फ़ौरी दस्तावेज़ात तैयार करो। काजी फाजल कहते हैं, क्या आप भी वही गलती करना चाहते हैं जो दरगाम ने की थी? क्या आप भी उसी जैसा इंजाम चाहते हैं? शहवार कहता है, क्या ये धमकी है? काजी फाजल कहते हैं, हरगिज़ नहीं, ये सिर्फ तनबीह है। काजी फाजल कहते हैं, मैं इस सियाह काम का हिस्सा बनने के लिए हरगिज़ अपनी कलम को स्याही से तर ना करूँगा। शहवार का बेटा शामिर कहता है, काजी फाजल, क्या आप वो काम नहीं करेंगे जो हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है? मौज़ूए बहस मिस्र के अवाम की फलाह है और फिर कलम चलाने वाले महज तुम ही तो नहीं हो। शहवार कहता है, फरमान लिखा जा चुका है और उसकी स्याही भी खुशक हो चुकी है। काजी फाजल, तुम जा सकते हो। काजी फाजल दरबार से चले जाते हैं। काजी फाजल तमाम तफसीलात एक कासद के हाथ दमिश्क सलाहुद्दीन को भेजते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिफाजत की तदबीर कर दी गई है। उधर बेलियन और लॉर्ड गाय में तकरार होती है। बेलियन कहता है, हमला आवर को मारना नहीं चाहिए था, और लॉर्ड गाय कहता है, जो हमारे शहनशाह के खिलाफ बात करे, झूठ बोले, तुम उसको सुनते रहो, उसको मारना ज़रूरी था। बेलियन कहता है, मुझे भी शक है मगर शहनशाह पर नहीं। सलाहुद्दीन कसम खाते हैं कि जालिमों को सज़ा देकर रहेंगे। उधर शहनशाह अमारी के पास कुछ के बाज़ार का नुमाइंदा ये खबर लेकर आता है कि गंदम के ज़खायर कम हो गए हैं। डर है नान भाई अपना काम ना छोड़ दें। गंदम की किल्लत की वजह से महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और लोग महंगाई से तंग आकर एहतजाज पर उतर आए हैं। शहनशाह अमारी कहते हैं, तुम लोग फ़िक्र मत करो, हमारी गंदम की रसद मिस्र से आती है और बहुत जल्द वहाँ से कारवान पहुँच जाएंगे और गंदम की फरावानी हो जाएगी। हम अपनी रया के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। अमारिक विलियम को हुक्म देता है कि जाओ, सिपाहियों की खुराक और गंदम का ज़ख़ीरा चेक करो। अवाम तो सब्र कर लेगी मगर सिपाही खुराक के बगैर सब्र नहीं करेंगे। विलियम कहता है, जी मैं चेक कर लेता हूँ। विलियम ज़ख़ायर चेक करने के बाद शहनशाह अमारिक को बताता है कि खुदा का शुक्र है कि फ़ौजियों के गुदामों में वाफर गंदम मौजूद है। अवाम को अगर किल्लत हुई तो मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। शहवार का ख़त भी शहनशाह अमारिक को मिल जाता है। अमारिक बहुत खुश होता है और कहता है, अब बेलियन मिस्र में शहवार को कायल करने नहीं बल्कि मुहाफिज बनकर जाएगा। अमारिक कहता है, हमारे पास गंदम के वाफर ज़ख़ायर मौजूद हैं। दरगाम के साथ जो गंदम का मुआहदा हुआ था वो मनक़ता हो गया है, उसकी फ़ौरन तजदीद की जाए और बेलियन तुम फ़ौरन मिस्र रवाना हो जाओ। उधर सलाहुद्दीन महल पहुंचते हैं तो हर तरफ ज़ियाफ़त और चिरागां का माहौल था। वो पूछते हैं, ये सब किस खुशी में है? बारबूरा बताता है, अल्लाह ताला ने सुल्तान को बेटा अता फरमाया है। सलाहुद्दीन बहुत खुश होते हैं। इतने में काजी फाजल का कासद भी मकतूब लेकर आ जाता है और बताता है, इस पर जादुई तहरीर है, जब आप इस कागज़ को सिरके में डालेंगे तो तहरीर ज़ाहिर हो जाएगी। सलाहुद्दीन नूरुद्दीन को मुबारकबाद देते हैं और फिर काजी फाजल की दी गई मालूमात पर तबादला ख्याल भी करते हैं। शेर को मशवरा देते हैं, काफरों के मिस्र में पहुंचने से पहले हमें मिस्र पर हमला कर देना चाहिए। सलाहुद्दीन कहते हैं, नहीं, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, उन्हें मिस्र में दाखिल होने दिया जाए। यारूकी सलाहुद्दीन के नज़रिए की मुखालफत करते हैं और कहते हैं, तुम चाहते हो मिस्र काफरों के हाथों में चला जाए और हम देखते ही रह जाएं। सलाहुद्दीन कहते हैं, हरगिज़ नहीं, हम अपनी तलवार इस्तेमाल नहीं करेंगे। रबीउल अव्वल 549 हिजरी याद करें, जब सुल्तान आज़म ने दमिश्क की गंदम काट कर वहाँ के काबज़ गिरोह को किस तरह शिकस्त दी थी, हम भी वही काम फिर करेंगे। नूरुद्दीन कहते हैं, कुरान मजीद में जहाद के लिए
پہلے مال کے الفاظ آئے ہیں پھر جان کے، جیسا کہ صلاح الدین نے کہا ہم پہلے گندم ان سے حاصل کریں گے اور پھر قدس جانے والی گندم کی رست کو روک دیں گے۔ ظاہر ہے جب خوراک ختم ہو جائے گی تو صلیبیوں کی تلواریں بھی نہیں چلیں گی، چنانچہ اس وقت امالک اپنا حفاظتی حصار ختم کر کے ہمارا محتاج ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات میں ضرور جاننا چاہوں گا امیر صلاح الدین کہ قاہرہ کے دروازے ہم پر کیسے کھلیں گے؟ صلاح الدین بتاتے ہیں خلیفہ کی علالت ہماری مشکل کے لیے شفا بنے گی انشاءاللہ۔ نور الدین صلاح الدین کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور انہیں اجازت دے دیتے ہیں۔